हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में यानी समराइज फॉर्मेट में इस पूरे चैप्टर को फुल चैप्टर को एकदम अच्छी तरह से हिंदी में समझेंगे। और सारे मेन पॉइंट्स को मैंने कवर किया है इस वीडियो में। और ऐसे डिटेल चैप्टर एनसीईआरटी के माध्यम से एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उस मेन चैप्टर को भी कवर करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो में हम लोग समराइज फॉर्मेट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे प्रत्येक हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका सभी चैप्टर का वीडियो हम डिटेल्ड एनसीईआरटी से जल्द एग्ज़ाम जो बोर्ड का आपका होने वाला है उससे पहले हम कवर करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को शॉर्ट फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं और सारे मेन पॉइंट्स कवर है। ऐसा बात नहीं है कि ये बिल्कुल शॉर्ट किया गया है, यानी पूरा चैप्टर को आप कम समय में समझ सकते हैं। मतलब इसमें टर्मिनोलॉजी और पूरे चैप्टर का शॉर्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें हैं और इस वीडियो को देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ की कंसेप्ट हमने दिया है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स फॉलोइंग सेम क्राफ्ट। जो भी उस टाइम में एसोसिएशन थी, संगठनें थी, संस्थाएं क्राफ्टमैन के यानी कलाकारों के और या व्यापारियों के, वो क्या करते थे कि सेम क्राफ्ट मतलब एक ही प्रकार का क्राफ्ट कलाकारी जो करते थे टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स इंटरेस्ट। किस लिए कि जो उनके संस्थाओं के जो सदस्य होते थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए, ताकि जो भी मेंबर्स हैं उनके संगठन में उनको कोई यदि प्रॉब्लम हुआ तो हेल्प कर सके। एंड सुपरवाइजेज द स्टैंडर्ड ऑफ, और देखभाल करते थे, निरीक्षण करते थे स्टैंडर्ड ऑफ वर्क का कि काम अच्छा से हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक टर्म है टैनिंग। ये क्या है? कन्वर्ट रो हाइड इनटू लेदर बाय सोकिंग इन लिक्विड कंटेनिंग टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो कि एक केमिकल है, तो इसके माध्यम से यानी इस लिक्विड में डाल करके और चमड़े को लेदर में कन्वर्ट करने का, लेदर जो मतलब प्रिपेयर्ड चमड़ा हो गया जिससे कि कोई आइटम बनते हैं जैसे कि बैग, बेल्ट इत्यादि, तो उस टाइप का बनाने का एक प्रोसेस है। अब देखिए नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी फूड प्रोसेसिंग। ये क्या है? द टेक्निक ऑफ चॉपिंग एंड मिक्सिंग फूड फॉर मेकिंग जैम जूसेज। मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, जो चाहे फ्रूट है या इस तरह का कोई मतलब एडिबल आइटम, जिसको काट कर जैम के रूप में या जूस के रूप में बनाने का एक तरीका है। अब देखिए नेक्स्ट जो है विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया का जिस समय शासन था इंग्लैंड में, उस समय का जो ब्रिटेन जो था उसी को विक्टोरियन ब्रिटेन कहा गया है इस चैप्टर में। अब यहाँ पे है ब्रीवरी, यानी ये सब जो टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर के मेन शब्दावली है, जिसको कि आप चैप्टर को डिटेल में स्टडी कीजिएगा तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो उसको भी कवर किया गया है। ए प्लेस वेयर बियर इट इज ब्रीव्ड कमर्शियली। अब देखिए ब्रीवरी क्या है? एक ऐसा जगह है जहाँ की बियर यानी एक शराब का टाइप है, इस प्रकार के चीज़ों को तैयार किया जाता था कमर्शियली रूप से बेचने के लिए। ब्रीविंग इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन। ब्रीविंग क्या है? एक इन्फ्यूजन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। बॉयलिंग एंड फर्मेंटेशन, यानी चीज़ों को बॉयल करने का, उबालने का और उसको एक नया रूप देने का एक तरीका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेग्रेंट। वेग्रेंट क्या है? ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क, यानी एक ऐसा व्यक्ति को वेग्रेंट बोलते हैं
जो कि जिसका कोई सेटल्ड होम नहीं होता है, यानी निश्चित कोई आवास नहीं होता है, वह रेगुलर वर्क पर जो व्यक्ति लगा रहता है उसी को बोलते हैं। यहाँ पे बर्जोइस है। बर्जोइस क्या है? द अपर मिडिल क्लास, यानी उस टाइम में यूरोप में जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास में जो ऊपर के लोग थे, उनको बोलते थे गोमास्ता। अब देखिए गोमास्ता जो वर्ड है यहाँ पर, यह एक भारतीय भाषा का शब्द है, हिंदी का, आपको लग ही रहा है, सुनने से भी लग रहा होगा। एन इंडियन वर्ड मीनिंग एन एजेंट, भारतीय शब्द है जिसका मतलब है एक एजेंट। एजेंट क्या है? ए मिडिल मैन बिटवीन द मर्चेंट एंड वीवर, जो भी व्यापारी होते थे कपड़े को बेचने वाले और जो वीवर होते थे कपड़े को बनाने वाले, दोनों के बीच में काम करने वाले जो एजेंट होते थे उन्हीं को गोमास्ता कहा जाता था। उनका काम होता था वीवर को लाकर कच्चा माल दे देना, पैसे दे देना और फिर बना हुआ माल को ले जाकर व्यापारियों को बेच देना, यानी उन्हें सप्लाई कर देना। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है स्टेपलर। स्टेपलर क्या है? ए पर्सन हु स्टेपल्स और शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, जो यानी ऊन को उसके रेशे के अनुसार अलग छाट करके और उसको मतलब कैटेगराइज करता है, अलग अलग करता है, जो जैसा क्वालिटी का है उसके अकॉर्डिंग अलग करता है। अब देखिए यहाँ से मेन चैप्टर का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जो वर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। यानी शॉर्ट में यदि इसका डिफिनीशन हम समझें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं, जो सामान हैं, उनका प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना मशीनों के माध्यम से फैक्ट्रियों के अंदर। द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन ब्रिटेन, पहला जो देश था औद्योगिक देश जहाँ की इंडस्ट्रियाँ स्थापित हुई, फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, तो वह देश कौन था? तो ब्रिटेन था, यानी कि इंग्लैंड था। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ। अब यहाँ फीचर दे रहा है उस टाइम के इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या विशेषताएं थी। तो हाथों से बनी हुई चीज़ें होती थी, हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इन फैक्ट्रीज। हाथों से बने हुए जो सामान होते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद मशीन से बनने लगे। कॉटेज टू फैक्ट्री, पहले झोपड़ियों में बनाते थे कलाकार और अब फैक्ट्रियों में बनने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है कि जो हाथ से बनाते होंगे तो बहुत कम स्केल में प्रोडक्शन होता होगा, अब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन लेटर पार्ट्स ऑफ 18th सेंचुरी, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ? तो इंग्लैंड में। और कब हुआ? तो 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, यानी अंतिम समय में। अब देखिए इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के साथ साथ क्या हुआ? इट एफेक्टेड ऑल सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन, इसने चीज़ों के उत्पादित करने का, वस्तुओं के प्रोडक्शन के जितने भी सिस्टम थे सबको जो है इफेक्टेड किया, उस पर प्रभाव डाला। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रभाव तो डालेगा ही, क्योंकि स्पीड को बढ़ाएगा प्रोडक्शन का। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि तेज़ी से मशीनों को लगाना, फैक्ट्रियों को लगाना। सभी यूरोपीय देश सबसे पहले इस चीज़ को अपनाने लगे और वस्तुओं का उत्पादन कम समय में ज़्यादा होने लगा। इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का समय जो था उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में क्या था, प्रोडक्शन कैसे था? तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ बताया हुआ है। प्रोडक्शन इन 17th सेंचुरी, आर्टिजन्स वर्कड फॉर मर्चेंट्स टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी 17वीं शताब्दी में जो प्रोडक्शन होता था तो जो कलाकार थे वो व्यापारियों के लिए काम करते थे, सामान उत्पादित करते थे। आर्टिजन्स टूक रॉ मटेरियल फ्रॉम मर्चेंट्स फॉर प्रोडक्शन, जो भी कलाकार थे वो कच्चा माल लेते थे, किससे? तो व्यापारियों से। अपना उनके पास कच्चा माल नहीं होता था और उस माल से जो है प्रोडक्शन करते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है तो उससे कपड़े लेते थे और उससे रुई लेते थे और उस रुई से
कपड़े तैयार करते थे। देयर कॉटेजेस फंक्शनड एज ए फैक्ट्री। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में जो भी वीवर्स होते थे यानी जो भी आर्टिजन्स होते थे उनके झोपड़ियों में ही माल तैयार होता था, वहीं एक फैक्ट्री की तरह उनका आवास ही काम करता था। अपने घर में सब परिवार के सदस्य बनाते थे। आपने पढ़ा होगा सैलेसिया गांव का घटना कि किस प्रकार से जो है वीवर्स दे देते थे ये मर्चेंट वीवर को बनाने के लिए। आप पढ़े होंगे ये जो आप ही के हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये यूरोप वाला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहाँ पर ये दिया हुआ है प्रोसेस। एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स ट्रेंड क्राफ्ट पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। अब देखिए जो संगठन होता था प्रोड्यूसर का, उत्पादकों का, वह ट्रेनिंग देता था क्राफ्ट पीपल को, मतलब कि जो कलाकार थे उनको, और उन पर नियंत्रण भी करता था, कंट्रोल करता था प्रोडक्शन के ऊपर। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ न्यू ट्रेडर्स, नए जो व्यापारी होते थे किसी क्षेत्र में उनके एंट्री को रोकता था यह एसोसिएशन। इसी को गिल्ड रेस्ट्रिक्शन बोलते थे, जो कि ये टर्म आया है गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वाला नेशनलिज्म इन यूरोप में ही। मतलब कोई व्यापारियों का ग्रुप हुआ किसी शहर में, तो दूसरा वहाँ उसको कंट्रोल है, राजा के तरफ से जो है परमिशन रहता था कि ये खास वस्तु वही बेचेगा उस क्षेत्र में। तो दूसरा नया व्यापारी जाता था तो उन्हें रोकते थे वो कि इधर नहीं तुम बेच सकते हो, और इसी को बोलते थे गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। गिल्ड क्या था? तो ग्रुप ऑफ मर्चेंट था, व्यापारियों का समूह था। तो यह टर्म जो है उस चैप्टर में आया हुआ है। दिस पीरियड सा द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, यानी इसी दौरान यानी कि 17वीं सेंचुरी में प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड में ही फैक्ट्रियों का आगमन देखा गया। नई नई फैक्ट्रियाँ जो है अस्तित्व में आई। अब देखिए कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्रियों का आगमन। अर्ली फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाई 1730s, यानी शुरू की जो फैक्ट्रियाँ आई इंग्लैंड में आई और 1730 तक। फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा कॉटन मिल, यानी पहला जो सिंबल था, पहला जो जिसको बोल सकते हैं कि चिन्ह था नए युग का, तो कॉटन एरा था। वह नया युग का पहला बल्कि कॉटन मिल था। ये यानी सूती का मिल लगा, एक यही पहचान बना किस चीज़ का? तो नए युग के, फैक्ट्री युग के आगमन का। यानी सबसे पहले सूती कपड़े का ही फैक्ट्री लगा, कहने का मतलब ये है। मैनी फैक्ट्रीज स्प्रैंग अप इन इंग्लैंड, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है इंग्लैंड में उछाल पर आई, एकदम स्थापना हुआ, विकास हुआ उनका। ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस टूक प्लेस इन द फर्म ऑफ कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, यानी बहुत सारे आविष्कार हुए जो है कार्डिंग के रूप में, ट्विस्टिंग के रूप में, स्पिनिंग मैंने बुनाई, रोलिंग के रूप में। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो कपड़े जो बनाने का ही प्रोसीजर है। तो इन सभी चीज़ों के आविष्कार हुए कपड़े बनाने के क्षेत्र में, ये सारी प्रक्रियाओं का जो है आविष्कार हुआ। द प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, देखिए औद्योगिक बदलाव जो है किस प्रकार से हुआ और उसका क्या मेजरमेंट था। कॉटन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वेयर द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज, यानी सबसे तेज़ी से विकास करने वाले जो उद्योग थे वह कौन कौन उद्योग थे? तो आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और जो है कॉटन इंडस्ट्री, यानी सूती उद्योग, लोहा उद्योग, आयरन और स्टील ये तेज़ी से बढ़े, क्योंकि उस समय लोहे की सामान की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि रेलवे जो है ट्रैक्स या मशीन बनाना था, लोहे की आवश्यकता थी। और कपड़े की तो हमेशा आवश्यकता रहती है। उस दौर में तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी तो कपड़े की और डिमांड बढ़ी थी। न्यू फैक्ट्रीज कुड नॉट डिस्प्लेस ट्रेडिशनल वंस, नई फैक्ट्रियाँ देखिए लगी, लेकिन उतना जल्दी नई फैक्ट्रियाँ जो है पुराने जो परंपरागत फैक्ट्री थे उनको हटा नहीं सकी, क्योंकि वो उतना एफ्लुएंट नहीं हो सके, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सके।
अब देखिए यहाँ पे है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज ऑकर्ड स्लोली। तकनीकी बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी लगा, लेकिन धीरे धीरे लगा। अचानक से विकास नहीं हो गया, सभी पुराने जो है बंद नहीं हो गए। स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट हैड नो बायर्स फॉर ईयर्स। जेम्स वाट के बारे में आपने सुना होगा कि वाष्प इंजन यानी स्टीम इंजन का आविष्कार उन्होंने किया, लेकिन उसके खरीदार जो थे, खरीदने वाले, लंबे समय तक नहीं मिले। कोई उस इंजन को खरीद नहीं रहा था। न्यू टेक्नोलॉजीज वेयर स्लो टू बी एक्सेप्टेड। नई जो तकनीक थी वो बहुत ही स्लो थी, उतना फास्ट नहीं थी, और इसलिए उन्हें स्वीकार जो है नहीं किया जा सकता था। हैंड लेबर एंड स्ट्रीम पावर। अब देखिए हैंड लेबर, हाथ से काम करने वाले लेबर, और ये जो स्ट्रीम गलत है, स्टीम होगा, आर नहीं होगा यहाँ पे। स्टीम यानी भाप वाला जो इंजन था उसका पावर क्या था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। जिस समय विक्टोरिया का शासन था इंग्लैंड में, उस समय जो है ह्यूमन लेबर यानी आदमी जो थे, आदमी के रूप में लेबर का कमी नहीं था। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री थे, ऐसे उद्योग थे जिसमें लेबर का डिमांड हमेशा नहीं था, एक खास सीजन में ही होता था। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर। अब देखिए जो भी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो बनाए जाते थे वह हाथों से ही सिर्फ बनाए जा सकते थे। क्योंकि देखिए इस चीज़ को डिटेल में उसमें पढ़िएगा तो दिया है कि जैसे कढ़ाई वाले कपड़ा, बुनाई वाले कपड़ा, जो कि बड़े बड़े राजा महाराजा या धनी जमींदारों को पसंद था, तो ये सब हाथ से ही किए जा सकते थे। इनके लिए कोई मशीन उस टाइम में नहीं बने थे। कपड़े तो साधारण बना सकते थे सिंपल, लेकिन ये कढ़ाई बुनाई और डिजाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे चीज़ भी डिमांड में रहे। देयर वाज ए डिमांड फॉर इंट्रिकेट डिजाइंस। देखिए वो बात दे दिया, जो इंट्रिकेट डिजाइन है जैसे फूल बनाना यानी बॉर्डर बनाना, तो इस तरह के डिजाइन वाले चीज़ों का हाथ वाले बना हुआ ही डिजाइन का मांग था। अपर क्लासेस प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। देखिए वो बात दिया भी है कि जो अपर क्लास के लोग थे, जो धनी लोग थे, वो हाथ से ही बनाए हुए चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा उनका डिमांड होता था, वो मतलब राजसी और फैंसी माना जाता था। अब देखिए लाइफ ऑफ वर्कर, जो उस टाइम में काम करने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था। एबंडेंस ऑफ लेबर एफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स बैडली। उस समय काम की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, काम बहुत ज़्यादा करना था, और इससे क्या हुआ कि जो भी वर्कर्स थे उनका लाइफ, उनका जीवन बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हुआ, दुष्प्रभावित हुआ, खराब ही प्रभाव पड़ा। लेबर वाज सीजनल। लेबर तो सीजनल था, यानी जो है काम करने वाले लोग थे उनकी हमेशा आवश्यकता नहीं थी। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स होस्टाइल टू न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो भी वर्कर थे उनको डर सताने लगा बेरोज़गारी का, कि वो बेरोज़गार ना हो जाए, क्योंकि हमेशा उनको काम नहीं पड़ता था। तो वर्कर्स होस्टाइल हो गए, यानी बहुत उग्र होने लगे, यानी वो क्रोधित थोड़ा हुए नए तकनीक के ऊपर, क्योंकि नया तकनीक जो आया उसी ने लेबर्स का काम घटा दिया, क्योंकि बहुत सारे लेबर का काम वो अकेले कर देता था मशीन जो है, तो इसलिए उनको बेरोज़गारी का डर सताने लगा और वो नए तकनीक के ऊपर लेबर जो है चिढ़ने लगे। वुमेन लेबर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पिनिंग जेनी। एक स्पिनिंग जेनी मशीन होता था कपड़े के क्षेत्र में, वो क्या करता था, धागा बनाने वाला, तो उसके खिलाफ जो है जो महिला वर्कर थी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उनको इससे काम नहीं मिलता होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज ओपनड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। जब रेलवे का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे वर्कर की आवश्यकता पड़ी, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर काम के पैदा हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। अब देखिए जो कॉलोनीज थे, कॉलोनीज का मतलब वे देश जो यूरोपीय देशों के गुलाम थे, तो वहाँ पर किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ ये बात इसमें दिया हुआ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। खास करके भारत की बात की जाए तो भारत में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मतलब जो कपड़ा वाला उद्योग था,
यह सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण का केंद्र था सबसे ज़्यादा, यानी इंडस्ट्रीज इसी क्षेत्र में जो है लगाई गई, कपड़ा के क्षेत्र में। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, अब देखिए भारतीय जो कपड़ा उद्योग था इसका युग के बारे में बता रहा है, इसका समय के बारे में। फाइनर वेराइटीज ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया वेयर एक्सपोर्टेड, भारत से बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो सूती के कपड़े होते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, दूसरे देशों में भेजे जाते थे, यूरोप के देशों में। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू प्री कॉलोनियल पोर्ट्स, यानी जिस समय भारत गुलाम नहीं था, कॉलोनियल पीरियड में नहीं था, तो उससे पहले यहाँ पोर्ट थे, बंदरगाह थे, समुद्री मार्ग, तो उन मार्गों से यानी बहुत ही जो है ज़्यादा मात्रा में भेजे जाते थे सामान। व्यापार खूब वाइब्रेंट तरीके से होता था, यानी स्वतः स्फूर्त ढंग से होता था। इस चीज़ की चर्चा रेशम मार्ग वाली जो है बात, रेशम रूट यानी कि सिल्क रूट जो है जो कि आप चैप्टर है आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसमें ये चर्चा किया गया है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो हमने ग्लोबल वर्ल्ड का जो है वीडियो बनाया है चैनल पर, 3-4 वीडियो बनाया है और भी आगे डालेंगे। व्हाट हैपन टू वीवर्स, वीवर्स के साथ क्या हुआ? वीवर माने कपड़ा बुनने वाले। जब इस तरह का चीज़ हो गया, सभी बेरोजगार हो रहे हैं, मशीन ही काम कर दे रहा है, तो वीवर के भी जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्ताज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोमास्ता को अपॉइंट किया। अब ये गोमास्ता क्या होते थे आपको ऊपर हमने बताया है कि ये किस प्रकार से जो है जो वीवर्स हैं, यानी जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, और जो आर्टिजन्स थे, क्राफ्टमैन थे, उनके बीच का जो कड़ी थे ये, यानी कि ये एजेंट थे। टू कलेक्ट सप्लाई फ्रॉम वीवर्स, वीवर्स से सप्लाई कलेक्ट करते थे, यानी जो हाथ से बुनने वाले अपने झोपड़ी में जो थे कपड़े बनाते थे, उनसे जो है बना हुआ माल तसीलते थे ये गुमास्ता। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया, बहाल किया, और कपड़े उनसे खरीद कर ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देते थे ले जाके। वीवर्स लोस्ट बार्गेनिंग पावर, जो वीवर्स थे अब वो अपना बार्गेनिंग पावर लोस्ट कर दिए, मतलब उनका जो क्षमता था कि पहले अपने ही बनाते थे, अपना ही कच्चा माल होता था, सब कुछ उन्हीं का लागत है, तो जितना मन उतना दाम में बेचेंगे, वो बढ़ा कर बेचेंगे दाम, क्योंकि बोलेंगे क्योंकि वो क्या करेंगे, उनका पैसा लगा है, बोलेंगे कि भाई हम इतना पैसा लेंगे क्योंकि हमको नहीं तो घाटा होगा। अब इनका बार्गेनिंग क्षमता जो है ख़त्म हो गया, इसलिए क्योंकि इनको लोन देते थे कौन, मर्चेंट्स ही लोन देते थे, या गुमास्ता लोन ला करके उनसे देते होंगे। तो लोन जब ले रहे हैं और उनका लैंड समाप्त हो गया, उनका ज़मीन भी ख़त्म हो गया था, तो नहीं यदि बिकेगा तो उनका काम कैसे चलेगा, इसलिए मजबूरन वो मजबूर हो गए सस्ते दाम में ही देने के लिए। कहने का तात्पर्य जिसका ये है, पहले उनके पास सब ठीक ठाक स्थिति था, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, देर से बिकेगा, लेकिन दाम कम नहीं करते थे। अब देखिए गुमास्ता जो थे, गुमास्ता वेयर पेड सर्वेंट्स, गुमास्ता पेड सर्वेंट थे, नौकर थे जिन्हें पैसा मिलता था, जिनका काम क्या था, तो जिनका काम था सुपरवाइज करना, देखभाल करना वीवर का कि अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, यदि जो बना दिए कपड़ा उसको ले लेना और मर्चेंट को दे देना, और एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, कपड़े का जो क्वालिटी है उसकी भी जांच करना कि कैसा क्वालिटी कपड़ा बना हुआ है। द एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिहाइंड अपॉइंटिंग गुमास्ताज was to work out a system of management and control। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, गुमास्ता को अपॉइंट करने के पीछे, गुमास्ता को जो है बहाल करने के पीछे, कि जो है वर्क आउट ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, एक वस्तुओं को मैनेज करने का सिस्टम शुरू करना, उनको कंट्रोल करना, और जो कंपटीशन होता था मार्केट में उसको एलिमिनेट करना। मार्केट में क्या था, कंपटीशन था, इनका सामान अच्छा है तो उनका भी बिकेगा, या भारतीय जो वीवर हैं उनका सामान बढ़िया होता था बिक जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बिकता था, तो इसलिए उनको जो है कर्ज में फंसा कर वीवर को
और उनका कपड़ा खुद ही सस्ता दाम में खरीद कर मजबूर बनाकर तो बेच नहीं पाएंगे। सब तो अपना माल इन्हीं को बेच दे रहे हैं, तो अब मार्केट में कौन बेचेगा? तो यूरोपियन मर्चेंट। तो इस प्रकार कंपटीशन को भी समाप्त कर दिए। यह इनका काम था, पैसे पर कंट्रोल करना, कॉस्ट पर, कि वस्तुओं का दाम जो है बढ़े नहीं या जो है घटे नहीं। दूसरा एक कोई कंपटीटर कंपनी रहता दूसरे देश का या भारतीय जो वीवर स्वतंत्र रूप से बनाते हैं अपना कच्चा माल से, तो उनसे कम दाम पर भी बेचकर उनका जो है कम्पीट करते उनको बढ़िया क्वालिटी बेचकर। लेकिन तो ये तो इनका माल वही खरीद ले रहे हैं, तो कंपटीशन रहा कहाँ मार्केट में। एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क। और क्या होता था कि जैसे यहाँ के जो किसान थे, प्रोड्यूसर थे, वो खुद ही अब कपड़ा बनाना छोड़ दिए, रुई बेचने लगे सस्ते दामों में। रुई का तो दाम कम ही रहेगा, और सिल्क बेचने लगे। तो इस चीज़ का कमी ना हो, यह भी काम एक गुमास्ता का था कि रुई और कॉटन का सप्लाई जो है बनाए रखे, वीवर तक पहुंचाते रहे खरीद खरीद कर, और सिल्क पहुंचाते रहे और कपड़ा बनवा कर उन्हें देते रहे, घटे नहीं। तो ये भी इनका काम था गोमास्ता का। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। Soon there were clashes between the weavers and the gomastas who began ill treating the weavers। अब जल्द ही क्या हो गया कि ये जो गोमास्ता थे और जो वीवर्स थे, इनके बीच क्लैश होने लगा, झगड़ा होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि ये इल ट्रीट करते थे, बुरा व्यवहार करते थे वीवर्स के साथ, डांटते डपटते थे माल के लिए। इसलिए दे डिड नॉट अलाउ द कंपनी वीवर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू अदर बायर्स। गोमास्ता बोलते थे, जो कंपनी के लिए सामान बनाते थे वीवर, उनको कि आप जो हैं अपने प्रोड्यूस को, अपने बनाए हुए सामान को दूसरे खरीदार को नहीं बेच सकते हैं, भले वो ज़्यादा पैसा दे तो भी नहीं, क्योंकि हम कच्चा माल दिए, हम पैसा दिए हैं, तो हम ही को बेचना है कम दाम पर भी। तो इसमें तो झगड़ा होगा ही। वंस एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड द वीवर्स वेयर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल। एक बार जब ऑर्डर आ जाता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल देता था कोई कि आप इतना माल तैयार करवाइए, तो वीवर को लोन दे दिया जाता था कि आप लोन ले लीजिए पैसा, और आप जो रॉ मटेरियल ले लीजिए और आप उतना तैयार कीजिए, उतना पीस माल। वीवर्स हु हैड एक्सेप्टेड लोन, वीवर जो कि लोन ले लिए रहते थे कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ, अब उनको कपड़ा बनाकर देना होता था। दे प्रोड्यूस्ड टू द गोमास्ता ओनली, और वे सिर्फ गोमास्ता के लिए ही जो है माल तैयार करते थे, गोमास्ता ले जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। द वीवर्स वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनीज ऑफिशियल्स। अब वीवर के ऊपर दबाव था कि उनको अपना तैयार माल भले ही सस्ता दाम में लें, लेकिन जो कंपनीज ऑफिशियल हैं, जो कंपनी के जो अफसर हैं, उन्हीं को बेचना है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से जो है अफसरों का अपना जाल फैलाई हुई थी कंपनी का काम करने के लिए, तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए एक चीज़ बता रहा है कि व्हेन द अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट एंड कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस वेयर कट ऑफ, ब्रिटेन्स डिमांड फॉर रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया इंक्रीज। जिस समय अमेरिका में सिविल वार हुआ, यानी वहाँ के गृह युद्ध हो गया देश के अंदर ही, और अमेरिका का जो सूती कपड़ा जो बना हुआ होता था वो बाज़ार में आना बंद हो गया, क्योंकि वो तो युद्ध में ही व्यस्त हो गया। तो उस समय ब्रिटेन के जो कपड़े होते थे, जो कि वास्तव में कच्चा माल उसका भारत से ही खरीदा हुआ रहता था और उसी का बना हुआ रहता था, तो उस कपड़े का बहुत ही डिमांड हो गया उस टाइम वर्ल्ड में। अब देखिए पॉइंट दिया है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। भारत में मैनचेस्टर का आ जाना। मैनचेस्टर क्या था? कपड़ा का बहुत बड़ा उद्योग था उस समय में, सूती कपड़े का। बाई 1950s इंडिया बिगैन टू इम्पोर्ट मैनचेस्टर कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन। 1950 आते आते भारत अब खुद ही कपड़ा खरीदने लगा। जहाँ सबसे बड़ा विक्रेता था, शुरू में आपने पढ़ा कि भारत से खूब यूरोप में कपड़े जाते थे सी रूट के माध्यम से, अब भारत ही कपड़ा खरीदने लगा मैनचेस्टर से, जो कि इंग्लैंड में बने हुए रहते थे कपड़े, और उन कपड़ों को जो है कॉटन कपड़ों को भारत मंगाने लगा।
विद द राइज इन मैनचेस्टर इम्पोर्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट एंड लोकल मार्केट डिक्लाइंड। अब देखिए, जब मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों का मात्रा बढ़ गया भारतीय बाज़ारों में, तो क्या हुआ, जो इंडियन एक्सपोर्ट थे, भारत का जो निर्यात था, यहाँ से जो माल जाता था, या जो यहाँ का जो लोकल बाज़ार था कपड़े का, वह डिक्लाइन कर गया, वह जो धराशायी हो गया, यानी उसका बिक्री समाप्त हो गया या कम हो गया बिल्कुल। सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन इन इंडिया डिक्रीज्ड। भारत में अब कच्चा जो कॉटन था, जो रुई था, उसका सप्लाई, उसका बिक्री कम हो गया, घट गया। वीवर्स वेयर फोर्स्ड टू बाई कॉटन एट हाई प्राइसेज। वीवर्स के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि वो महंगे दामों में ही रुई जो है खरीदें, क्योंकि रुई का भाव बढ़ गया था। रुई का भाव क्यों बढ़ गया था? इसलिए बढ़ गया था क्योंकि रॉ कॉटन जो है, रॉ कॉटन का सप्लाई डिक्रीज कर गया था, कम हो गया था, यानी कच्चा रुआ का सप्लाई भारतीय बाज़ारों में होता ही नहीं था। वो जो है इंग्लैंड में चले जाता था और वहाँ से बन कर कपड़ा आता था, तो यहाँ के जो वीवर थे उनको रुई नहीं मिल पाता था। कच्चा उनको रुई खरीदना है तो ज़्यादा दाम पर खरीदते थे। अब कैसे, महंगा जब रुई हो गया तो बना के बेच ही नहीं पाएंगे। मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड का कि यहाँ का उद्योग को तोड़ देना है। इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप इन डिफरेंट रीजन्स, फैक्ट्रीज कम। अब देखिए, अब है कि फैक्ट्रियाँ अस्तित्व में आई, कपड़े का फैक्ट्री यहाँ भारत में। तो इंडस्ट्री जो थे, उद्योग जो थे, अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए। फर्स्ट कॉटन मिल केम इन बम्बे इन 1854। पहला जो सूती कपड़ा का मिल स्थापित हुआ 1854 में बम्बे में हुआ, जिसका नाम अब मुंबई हो गया है। द फर्स्ट जूट मिल केम अप इन बंगाल इन 1855। पहला जो जूट मिल था, जूट आप जानते होंगे, जिसका बोरा बना रहता है, पटुआ का होता है, पटसन जो पौधा होता है जिसको जूट बोलते हैं, तो उसका पहला मिल लगा बंगाल में 1855 में। बंगाल में ही जूट सबसे ज़्यादा होता है भारत में, हुगली नदी के तट पर। और बांग्लादेश अभी नंबर 1 पर है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में, अब बंगाल जो है नंबर 2 पर है। उस समय बांग्लादेश भी जो है भारत में ही था। तो जूट प्रोडक्शन का ज़्यादा क्षेत्र जो है भारत के बंटवारे के बाद बांग्लादेश में चला गया है। 1830 to 1840 द्वारका नाथ टैगोर सेटअप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन बंगाल। 1830 से 40 के दशक में द्वारका नाथ टैगोर नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, जिन्होंने 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लगाया बंगाल के अंदर में। कैपिटल वाज एकमलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। अब इसके लिए पूंजी की व्यवस्था जो है दूसरे जो ट्रेड नेटवर्क थे, व्यापारिक जो नेटवर्क थे, उससे व्यवस्था किया गया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल्ड लार्ज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब देखिए कह रहा है कि वास्तव में वर्ल्ड वार फर्स्ट तक जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसियां थी, वास्तव में इनफैक्ट वो ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल करती थी इंडियन सेक्टर का जो इंडस्ट्री था, यानी भारत के जो लार्ज सेक्टर के इंडस्ट्री थे, यानी बड़े बड़े क्षेत्र के जो उद्योग थे, कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, जो भी बड़ा बड़ा उद्योग थे, उनको अधिकांश मात्रा में यूरोपियन एजेंसियां ही जो है, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ही कंट्रोल करती थी यहाँ के बड़े बड़े उद्योगों को। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, कहाँ से वर्कर आते थे? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स केम फ्रॉम इंडियन विलेजेस। अधिकांश काम करने वाले जो कर्मी थे भारतीय गाँवों से आते थे। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखिए, ये जो औद्योगिक विकास हुआ, इसकी पेक्युलरिटी बता रहा है, विचित्रता बता रहा है, विचित्र तरीके से विकास हुआ। अर्ली इंडियन कॉटन मिल्स मेड कोर्स कॉटन यार्न। यार्न नहीं, यहाँ यार्न है, ठीक है, ये आर और एन है। यार्न माने धागा, यानी शुरू के जो भारतीय सूती मिल थे वो बहुत ही कोर्स यानी खराब तरीके के सूती धागे बनाते थे। और देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार मैनचेस्टर इंपोर्ट्स टू इंडिया डिक्लाइंड। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, क्योंकि उस समय इंग्लैंड भी जो है वर्ल्ड वार लड़ने में लग गया था, युद्ध में बिजी हो गया था,
तो मैनचेस्टर से जो इम्पोर्ट्स होते थे, कपड़े का जो आयात होते थे, वो घट गए, डिक्लाइन कर गए, ठीक है, क्योंकि वो युद्ध में बिजी हो गया इंग्लैंड। इंडियन फैक्ट्रीज सप्लाइड गुड्स फॉर वार नीड्स। अब जो भारतीय कंपनियां थी, जो भारतीय मुल्क की थी, भारत के जो है वहाँ के जो मालिक थे, तो भारतीय मालिक की जो कंपनियां थी वो युद्ध के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जो कपड़ों की आवश्यकता थी उनको सप्लाई करने लगी। अब देखिए यहाँ पे है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ थी, जो छोटे स्तर के जो लघु उद्योग थे, वे बहुत ही ज़्यादा प्रधान हुए, उनकी प्रधानता बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर लोकेटेड इन बंगाल एंड बम्बे। अधिकांश उद्योग जो थे बंगाल और बम्बे में स्थापित थे। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल इंडस्ट्रीज लेबर वर्कड इन फैक्ट्रीज। अब देखिए, एक छोटा मात्रा में जो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर थे वो फैक्ट्रियों में काम करते थे, यानी ज़्यादा मात्रा, छोटा ही संख्या में जो उद्योग धंधों में काम करने वाले जो लेबर थे, उन लेबर्स का एक छोटा ही मात्रा फैक्ट्री में काम करता था। उस समय ज़्यादा मात्रा में लेबरर्स भी नहीं थे। यूज ऑफ फ्लाई शटल इंक्रीज इन हैंडीक्राफ्ट। अब फ्लाई शटल एक मशीन था, ठीक है, जो कि सेमी स्किल्ड कहिए, मतलब उसको सेमी मैकेनाइज्ड कहिए, ज़्यादा मैकेनिकल नहीं था, अपने से ही चलने वाला नहीं था, उसमें ह्यूमन की आवश्यकता थी चलाने के लिए। तो ये हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया, थोड़ा हाथ से बनाने वाली चीज़ों का बढ़ावा दिया। मार्केट ऑफ गुड्स। अब बाजार की वस्तुएं। एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू कंज्यूमर्स। प्रचार शुरू हुआ, एडवर्टाइजमेंट, और इससे क्या सहायता मिली, तो नए कंज्यूमर, नए नए ग्राहक को जो है बनाने की परंपरा शुरू हुई, नया नया ग्राहक बनना शुरू हुए, उसमें सहायता किया ये प्रचार। When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloths bundles to make the place of manufacture and the name of the company familiar to the buyer। देखिए, जब मैनचेस्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, जो वहाँ के उद्योग धंधे थे, उन्होंने कपड़ा बेचना शुरू किया भारत में, तो वे क्या करते थे कि अपना लेबल, अपना छाप जो है छाप करके और कपड़े के बंडल के ऊपर साटते थे, चिपकाते थे, इसलिए ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाने वाले लोग हैं, उनका नाम उस पर लिखा रहता था, कंपनी का भी नाम लिखा रहता था, ताकि बायर को फेमिलियर बनाने के लिए, जो खरीदार हैं उनको परिचय कराने के लिए। आज भी देखते हैं, आता है कपड़ा तो उस पर जो है कंपनी का नाम साटा रहता है, तो आप पहचान जाते हैं कि इस कंपनी का तो पहले भी लिए थे, या यह एक प्रसिद्ध कंपनी है, मतलब एक परिचय बनाने के लिए। तो ऐसे ही परिचय बनना शुरू हो गया कि हाँ, जिस एक ही नाम का बार बार खरीदाएगा या 2 4 10 आदमी खरीदेंगे तो वो नाम सुना हुआ सा लगेगा, परिचय हो जाएगा कि हाँ भाई एक ये नाम का कपड़ा रहता है, उसका एक स्पेशलिटी आपके माइंड में रहेगा कि ये बढ़िया रहता है, ये जैसा भी रहता है। When buyers saw made in Manchester, जब खरीदार देखते थे कि मेड इन मैनचेस्टर, इन मैनचेस्टर में बना हुआ, जो कि बोल्ड लेटर में लिखा रहता था, रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, लेबल पे बोल्ड बनी बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। दे फेल्ट कन्फिडेंट टू बाई द क्लॉथ। तो मैनचेस्टर में बना हुआ है, मेड इन मैनचेस्टर, ऐसा देखकर उनको कॉन्फिडेंस हो जाता था, विश्वास हो जाता था कपड़े को खरीदने में कि हाँ मैनचेस्टर का बनाया तो नहीं बढ़िया होगा। द लेबल्स कैरिड इमेजेज एंड वेयर ब्यूटीफुली इलुस्ट्रेटेड। जो लेबल होते थे उन पे चित्र होते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से इलुस्ट्रेट किया रहता था, सजाया रहता था, और उसमें इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स, भारतीय देवताओं के चित्र होते थे और देवियों के चित्र होते थे। देखिए, एक तरीका हुआ बिजनेस का, ताकि भारत के लोग हैं अपने देवी देवता का चित्र देख के जो है प्रभावित होंगे, खरीदेंगे, जबकि वो छप रहा है इंग्लैंड में। द प्रिंटेड इमेजेस ऑफ कृष्णा और सरस्वती वाज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए फॉरेन लैंड। अब देखिए, वे लोग क्या करते थे, विदेशी लोग
तो सरस्वती जी का चित्र छापते थे या कृष्ण भगवान का चित्र छापते थे। इससे क्या होता था कि भारत के जो लोग थे वो सोचते थे कि मैन्युफैक्चरर जो कि कपड़ा कहाँ बना रहा है, विदेश में बना रहा है, लेकिन फिर भी देवता के चित्र से प्रभावित होकर और वे लोग भारतीय लोग भी खरीदते थे, क्योंकि भारत के बाजार में बेचना है तो भारत के देवता के चित्र छापिए ताकि लोग आकर्षित होकर लेंगे। और इस तरह से एक फेमिलियर फिगर अपीयर होता था, परिचित जो है चेहरा उनके सामने आता था, बायर के सामने, खरीदार के सामने। मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो प्रिंटेड कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। जो मैन्युफैक्चरर होते थे, जो निर्माता होते थे बनाने वाले, वे लोग कैलेंडर भी छापते थे अपने जो प्रोडक्ट है, अपने जो सामान है, इसको पॉपुलर बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए, सब कोई पसंद करे ऐसा बनाने के लिए। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज्ड, जब भारतीय निर्माताओं ने प्रचार करना शुरू किया, द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड, तब स्वदेशी जो मैसेज था, देश की वस्तु को माने खरीदें, देश के तरफ जोर देना, देशभक्ति का प्रचार करना, इस प्रकार के संदेश उस पर लिखा रहता था। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन, यदि आप देश का ध्यान रखने वाले हैं, देन बाई ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स, लिखा रहता था कि यदि देशभक्ति है आप में तो भारतीय सामान ही खरीदें। एडवर्टाइजमेंट्स बिकेम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। अब देखिए प्रचार जो था, प्रचार क्या बन गया, एक गाड़ी बन गया, समझिए तो वाहन बन गया। राष्ट्रवादी जो लोग थे, देश को जो पसंद करने वाले लोग थे, उनका सूचना देने का ये गाड़ी का काम किया प्रचार, उससे वो सूचना देते थे स्वदेशी का कि ये अपने देश का सामान है, अपने देश के सामान पर बल देने लगे, खरीदने की बात करने लगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हैं जिनको ये रिक्वायर्ड है, उन तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें इजी इंग्लिश सॉल्यूशन। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।